का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो हम कर रहे थे क्लास 7th की हिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर है, नेम है इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो हमने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया है, पूरा इसको समझ लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगी। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, एक बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि जो क्वेश्चन आंसर्स है 6th क्लास के मुकाबले थोड़े से लेंथी है। क्यों? क्योंकि लिखना थोड़ा सा ज्यादा है, समझाना थोड़ा ज्यादा है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को देख के डरेंगे नहीं। आप सबसे पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में वो हमसे क्या पूछ रहा है, और उन्हीं जो पूछा है उसी लाइन में हमें उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चंस को देख के, आंसर्स को देख के डरना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, समझ के चलना है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके चलना है। और आई होप जिस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगी आपको जरूर समझ में आएगा। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और बहुत सी इंटरेस्टिंग जो वीडियोस है बना के ला सके। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब यहाँ पे कीवर्ड्स देखे आपने। मैन्युस्क्रिप्ट, आपको पता है मैन्युस्क्रिप्ट क्या लिखा होता है? जो हाथ से लिखी जाती है, कहाँ पे? ताड़ के छाल पे लिखी जाती है। जाति की आगे आगे जो सोसाइटी है वो कई जाति में डिवाइड हो गई। रीजन, रीजन मतलब कोई क्षेत्र जिसपे कोई जो राजा है रूल कर रहा है। पीरियडाइजेशन होता है कि जो हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड में बांट दिया गया है, कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट? पास्ट में फॉरेनर किसको माना जाता था? अगर आज आपसे पूछा जाए कि फॉरेनर कौन है, तो आप कहोगे वो जो इंडिया का नहीं है। बट पहले जो फॉरेनर का वर्ड है वो इंडिया के ही लोगों के लिए यूज होता था। पर उसके लिए, जैसे अगर कोई इंसान फॉरेस्ट में रह रहा है और अगर वो किसी सिटी के इंसान से मिलेगा, तो सिटी का इंसान उस फॉरेनर के, उसके लिए क्या होगा? फॉरेनर होगा। दो पीजेंट कभी भी एक दूसरे के लिए, एक विलेज में रहने वाले दो गांव वाले एक दूसरे के लिए कभी भी फॉरेनर नहीं होंगे, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ हो, चाहे उनका कल्चर कुछ हो। यही हमारा आंसर है। द टर्म फॉरेनर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन। कि हम आज जो फॉरेनर वर्ड का यूज करते हैं वो उस इंसान के लिए करते हैं जो इंडिया का नहीं है। In the medieval period, it was applied to any stranger who appeared, say in the given village, someone who was not a part of that society or culture. medieval period में वो हर इंसान स्ट्रेंजर है, वो हर इंसान फॉरेनर है जो उस सोसाइटी का नहीं है, जो उस कल्चर का नहीं है, उस गांव का। In this sense, a forest dweller was a foreigner for a city dweller. By two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste background. कि दो पीजेंट है जो एक सेम गांव में रहते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है, चाहे उनका रिलीजियस कुछ भी हो, चाहे उनका कास्ट बैकग्राउंड कुछ भी हो। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। We do not find inscriptions for the period after 700. 700 के बाद हम कोई भी inscriptions नहीं पा सके। हाँ, false है। The Marathas asserted their political importance during the period, this period. false है ये भी। मराठा ने क्या किया? पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इस टाइम के दौरान इकट्ठा करी नहीं। Forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agriculture settlement. कि हाँ, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको उनके जगह से हटाया गया, पुश किया गया, पुश आउट किया गया, क्योंकि एग्रीकल्चर को सेटलमेंट करना था, उसको स्प्रेड करना था। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। क्या आपने कहीं ये सुना था? नहीं, हमने सुना था जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन है उसने बंगाल से लेकर और जो अफगानिस्तान है उसका कोई इलाका है वहां तक उसने अपना साम्राज्य फैला रखा है। असम, मणिपुर, कश्मीर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ये था कि उसने साउथ तक अपना पूरा जो एम्पायर है वो फुल फर्निश कर रखा है। उसको देख के जो और सेनाएं थी वो डर जाती थी। अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। आर्चेज आर प्लेसेस वेयर डैश आर केप्ट। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जाता है। डैश वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकल। तो जादिन बर्नी का एक 14th सेंचुरी का क्रॉनिकल है। डैश एंड डैश एंड डैश एंड डैश वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप। सो पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, ये कौन है? CORN. Chilies, tea and coffee were some of new crops introduced into the subcontinent during this period.
लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। अब कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आए थे, हमने देखा पर्शियन व्हील देखा हमने इरिगेशन में, हमने स्पिनिंग व्हील भी देखा, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट भी देखा कि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि मोबिलिटी बढ़ गई थी, बाहर से जो ट्रैवलर थे वो हमारे यहाँ पे फॉर्चून के रूप में, कि उन्हें हमारा देश फॉर्चून के रूप में दिख रहा था कि कुछ यहाँ पे है, चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए जब वो आए तो अपने साथ कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को भी लेके आए, जिनमें 3 बहुत खास थे कि एक आपने पर्शियन व्हील इन इरिगेशन देखा कि जो जिससे इरिगेशन कर सके, स्पिनिंग व्हील देखा और फायर आर्म इन कॉम्बैट देखा। What were some of the major religious development during this period? अब हमने देखा बहुत सारे चेंजेस आए इस पीरियड में। कौन सी पीरियड में? 700 से लेकर 1715 तक के जो पीरियड में, 1000 सालों के पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आए। सबसे मेन रहा रिलीजियस, ठीक है। अब यहाँ पे रिलीजियस चेंजेस भी आए। कौन कौन से थे? अब नए नए हिंदुइज्म क्या हो गया, एक तरीके से सिग्निफिकेंट हो गया। तो सम ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंट रिलीजियस डेवलपमेंट ओकर्ड इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में तरह तरह के चेंजेस आने लगे। और चेंजेस कौन से थे? नए नए डाइटीज की पूजा होने लग गई, टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शंस होने लग गए रॉयल्टी के द्वारा। ब्राह्मण्स को इतनी इंपॉर्टेंस हो गई क्योंकि उनको नॉलेज थी संस्कृत की। दे वर पैट्रोनाइज्ड बाय द एम्परर। अब उनको एम्परर क्या करते थे? संरक्षण करते थे, उनकी रक्षा करते थे। द आइडिया ऑफ भक्ति एमर्ज्ड अमंग पीपल। भक्ति का कंसेप्ट आया कि अच्छा, आपको किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ भगवान का नाम लेके जाप करके भक्ति कर सकते हैं और अपने जो भगवान है उसको पा सकते हैं। द मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट brought with them the teaching of Quran, the holy book of Muslim। अब जो मर्चेंट आए, जो माइग्रेंट आए, वो अपने साथ टीचिंग लेके आए कुरान की, कि एक ही अल्लाह है, उसकी पूजा सेवा करनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर सम रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। दोबारा से इसको इसे पढ़ लेते हैं। तो सम ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंट रिलीजियस डेवलपमेंट्स occurred in Hinduism: the worship of new deities, the construction of temples by royalty. Brahmans' importance grew due to their knowledge of Sanskrit language. They were patronized by the emperors. The idea of bhakti emerged among people. The merchants and migrants brought with them in the teaching of Quran, the holy book of Muslim. In what ways has the meaning of the term Hindustan changed over the centuries? हम देखते हैं कि हिंदुस्तान जो वर्ड है हमारे इंडिया के लिए, वो ओवर द सेंचुरीज अलग अलग माना गया। हमने देखा कि मिनाज ए सिराज ने कुछ अलग कहा, बाबर ने कुछ अलग कहा, ठीक है, अमीर खुसरो ने कुछ अलग कहा। तो इसको सभी को एक साथ देख लेते हैं। सी दैट द टर्म Hindustan has changed over the centuries in the following manner. In the 13th century की 13वीं शताब्दी में जब मिनाज सिराज आए, उन्होंने इसको हिंदुस्तान कहा, बट उनके लिए हिंदुस्तान का मतलब हो गया सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का एरिया। उसके लिए वही हिंदुस्तान था, ठीक है। उसके बाद जब दिल्ली सुल्तान आए, जो दिल्ली के सुल्तान आए, उन्होंने कहा कि नहीं, साउथ इंडिया को तो कभी उन्होंने इंक्लूड किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका तो पॉलिटिकल सेंस भी बनता है। सो द इन द 13th सेंचुरी मिनाज ए सिराज, ये टर्म, ये जो नाम है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 13th सेंचुरी मिनाज ए सिराज यूज द टर्म हिंदुस्तान। ही मीट एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। He used this term in the political sense that were a part of dominance of the दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत के टाइम भी जो पॉलिटिकल पार्ट रहा उसको भी उसने हिंदुस्तान कहा। पर एक बात याद रखने की जरूरत है कि जब दिल्ली सल्तनत में सुल्तान थे, उन्होंने कभी भी साउथ इंडिया को इंडिया में इंक्लूड नहीं किया। In 16th century, poet Babar used the term Hindustan to describe the geography, the fauna, the culture of inhabitant of the subcontinent। अब 16th सेंचुरी में जब बाबर आया, बाबर ने भी हिंदुस्तान का यूज किया, किसमें, कि इसकी ज्योग्राफी भी है, फोना भी है, इसका कल्चर भी है, वो सब क्या है, हिंदुस्तान है। इन 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो, अब ये पोइट तो नहीं थे बाबर, अब पोइट है अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद नाम दिया इसको, ठीक है।
हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग एज द टर्म इंडिया डज टुडे। पर हिंदुस्तान का वो मीनिंग नहीं था उस टाइम जो हम आज करते, कि आज हमारे इंडिया का हर एक स्टेट इंडिया का है, इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं या इसकी जो ज्योग्राफी है, फ्लोरा है, फूना है, कल्चर है, वो सब इंडिया है, हम सब इंडिया है, ठीक है, हमारे हर एक काम इंडिया है। तो आज का जो इंडिया वर्ड है हिंदुस्तान के उस वर्ड से बहुत अलग था। तो 3 आप नाम याद रखेंगे, मिनाज सिराज, उनके लिए हिंदुस्तान था पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के बीच का लैंड। 16th सेंचुरी में बाबर आए, बाबर ने बोला जो इंडिया की ज्योग्राफी है, हिंदुस्तान की जो ज्योग्राफी है, जो फोना है, जो कल्चर है, वो सब हिंदुस्तान है। 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो आए, अमीर खुसरो ने इसको नाम दिया हिंद। और हिंदुस्तान का वो मीनिंग कभी भी नहीं रहा जो आज के टाइम में मीनिंग है। 4 पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। हाउ वर द अफेयर ऑफ जातीज रेगुलेटेड, जो जातीज के काम थे वो कैसे रेगुलेट होते थे। तो हमने पढ़ा कि अगर जाति बनी है तो जातीज के अपने रूल और रेगुलेशन भी होंगे, इनकी असेंबली भी होती थी जिसमें जिनको हम जाति पंचायत बोलते हैं। इट एनफोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशन, जातीज वर ऑल्सो डायरेक्टेड टू फ्लो द रूल्स ऑफ द विलेजेस, कि भाई विलेज के जो रूल है उनको भी उसको फॉलो करना है। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय अ चीफ्टन, और जितने भी विलेज थे उनको कौन गवर्न करता था, एक चीफ करता था, सरदार करता था। तो यही है, कोई भी चीज कब रेगुलेशन में आएगी, जब उसके कुछ रूल्स होंगे। तो हाँ, जाति के भी रूल थे, जो ज्यादा पावर में था, जो ज्यादा इन्फ्लुएंस में था, वो सबसे बड़ी जाति हो गई, ठीक है। सो जाति फ्रॉम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, देयर वर एन असेंबली ऑफ एल्डर्स कॉल्ड जाति पंचायत। It enforced the rules and regulations. Jatis were also directed to follow the rules of the village and several villages were governed by a chieftain. अब देखिए, मेरे पढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि मैं पैराग्राफ की बजाय मैं लाइंस होते हैं या जो हम नंबर डालते हैं, मैं उसमें बिलीव करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर पैराग्राफ होता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा लिखूंगा, ठीक है। जब हम उनको सिर्फ लाइन में पढ़ते हैं वो चीजें हमें जल्दी याद हो जाती है कि अच्छा 4 ही तो लाइन है, अच्छा अच्छा 5 ही तो पॉइंट्स हैं, मैं याद कर लूंगा। आप इनका यूज भी नहीं करें, चाहे भले इनको ना डालें, आप सिर्फ यहाँ एक सर्कल डाल दे और लिखे जाति फॉर्म्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, फिर एक आप ऐसा डॉट डाल दे, देयर वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स कॉल्ड जाति पंचायत, it enforced the rules and regulation, jatis were also directed to follow the rules of the villages, several villages were governed by a chieftain। ऐसे हमें याद करना लिखना दोनों ही चीज आसान हो जाती है और एक बर्डन भी नहीं रहता कि हमें इतना बड़ा याद करना है। What does the term पैन रीजनल एम्पायर मीन्स, जो पैन रीजनल एम्पायर है उसका क्या मतलब है। तो हमने देखा जब मुगल आए थे उससे पहले हमारे जो जितने भी स्टेट थे या जो भी था वो अलग अलग ऐसे रीजन में बटे हुए थे। पर जब मुगल आए तो उन्होंने इन सबको अपने कब्जे में बना के एक रीजन बना दिया, और जब डिप्लीशन हुआ मुगल एम्पायर का, तो वापस से जो सारे ये रीजन थे वो अलग अलग हो गए, ठीक है, वो अलग अलग हो गए। जब ये अलग हुए, इन्होंने फिर भी जो परंपराएं चल रही थी, जो भी लेगेसी चल रही थी, उनको कैरी ऑन किया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पैन रीजन। अब आपको समझ में आया कि पहले सब अलग अलग थे तो मुगल एम्पायर में सब चीज एक साथ हो गई। बाद में जब मुगल एम्पायर का डिप्लीशन हुआ तो क्या हुआ, धीरे धीरे रीजन अलग अलग हो गए, पर इन्होंने उनके जो लेगेसी थी उसको छोड़ा नहीं। उनकी भी जो गवर्नमेंट के कैसे चलेगी, टैक्स कैसे कलेक्ट होगा और हम काम कैसे करेंगे, वो सब उन्होंने कैरी ऑन करता रहे और थ्रू आउट द जनरेशन ये चीज फॉलो होती रही। तो यही हमारा आंसर है। pan-regional empire is an empire that spans several regions of diverse culture, geography and religion. For example, dynasty of Mughal, Chol, Khilji and Tughlaq. ठीक है। What are the difficulties historians face in using manuscript? ठीक है, अब मैन्यूस्क्रिप्ट को यूज करने में हिस्टोरियंस को क्या डिफिकल्टी होती है। सो देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन 13 एंड 14 सेंचुरी, स्क्राइब्स इन दोज डेज मेड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड, कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। जो स्क्राइब्स कौन होते हैं, जो
बिल्कुल डिट्टो फोटोकॉपी करते लिखते हैं उसको सेम टू सेम, तो वो ही लिखते थे हाथों से। टू कॉपी वॉज नॉट एन ईजी एक्सरसाइज, स्क्राइब्स कुड नॉट रीड द हैंड राइटिंग ऑफ द अदर राइटर्स। कई बार होता था कि वो एग्जैक्टली उस वर्ड को नहीं पढ़ पा रहे होते थे और कुछ भी गलत ऐसे लिख देते, कुछ भी इन द सेंस मतलब जैसे ही वो ऐसे शेप में है उसी शेप में उसको बना देते थे। दे वर फोर्स्ड टू गेस, सो देयर वर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द कॉपी ऑफ द स्क्राइब। These small word of sentences here and there grew others over centuries of copying. The manuscripts of the same text became a great extent different form of the original. कि जो मैन्युस्क्रिप्ट की अगर कॉपी की जाती थी तो जो ओरिजिनल है उसको तो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, उसकी बहुत सारी कॉपीज होती थी। कॉपीज में स्क्राइब्स थोड़ा बहुत क्या कर देते, इधर उधर कर देते थे। हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स। अभी हमने देखा कि हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि इजी हो जाए, एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और उसके बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या कोई प्रॉब्लम आई या क्या था, कैसे डिवाइड किया, तो हमने देखा कि हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड दिस कॉन्टिन्यूटी इज फर्दर बेस्ड ऑन कॉइन, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्ट, टेक्सचुअल रिकॉर्ड, कि जो जो उनको मिलता गया उसके हिसाब से हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बट दे फेस डिफिकल्टीज इन डूइंग सो एज डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट, टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ट्रेमेंडसली। भाई पेपर चीप हो गया, बिल्कुल अवेलेबल हो गया, तो क्या हुआ, इतने सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड की भीड़ सी आ गई, भरमार आ गई कि अब पता ही नहीं चल रहा कि रियल वाला कौन सा था। They gradually displaced other types of available information. अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो पहले इंफॉर्मेशन थी वो अब कहीं डिस्प्लेस हो गई। So 1000 years of human history witness a number of changes. After all, the ancient history of India is different from the other 2 periods, the medieval periods and modern periods. ये modern है, RN, modern period. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not as a easy task. वही बात है, जो जो सामान मिलता गया, जो जो इंफॉर्मेशन मिलती गई, जोड़ते गए, ठीक है। बाद ज्यादा टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मिले तो फिर उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत आने लग गई कि भाई अब इसको कैसे एक कड़ी में जोड़ा जाए, क्योंकि एक टेक्सचुअल रिकॉर्ड कुछ और बोलता है, एक टेक्सचुअल रिकॉर्ड कुछ और बोलता है। तो यही रीजन रहा कि बहुत डिफिकल्टीज आई उन्हें उसको पीरियड को जोड़ने में, पर फिर भी उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और हमें हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके दे दिया कि ये एंशंट हिस्ट्री है। एंशंट हिस्ट्री अलग है मेडिवल पीरियड से, मेडिवल अलग है जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है ना। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होगी। प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।